देखो, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें से हम लोग 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को देख चुके थे। जो कि पहला था हम लोग को मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W परसेंटेज से दिखाते थे। उसके बाद था हम लोग को मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, जिसको हम लोग बोलते थे W/V परसेंटेज। और लास्ट में जो देखे थे V/V परसेंटेज, मतलब कि वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये तीनों टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके थे और इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल भी करवा चुके थे। और इससे पीछे वाला वीडियोस में जो हम लोग 2 चीज़ टॉपिक को कवर किए थे, W/V और V/V, इससे रिलेटेड 3 गो क्वेश्चंस वहाँ पे डाला गया था वीडियो को लास्ट में। तो उसका चर्चा हम लोग थोड़ा सा पूरे लेक्चर आज देने के बाद लास्ट में उसका चर्चा कर देंगे, ताकि वहाँ से अपना मैच कर लेना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आगे का कंसंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन था उसको सॉल्यूशन करवा करके दिखा देंगे लास्ट में। देखो, तो आज चौथा जो तुम्हारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स देखने को मिलेगा वो क्या है हम लोग को, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब सबसे पहले समझो, सबसे पहले यहाँ पे 2 वर्ड से हम लोग समझ रहे हैं, एक होता है फ्रैक्शन और एक क्या होता है, मोल। मोल का मतलब तो हम लोग पहले से ही जान चुके हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ही मोल क्या होता है, सो ठीक है। उसके बाद हम लोग को दूसरा टर्म्स क्या है, हम लोग को फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहने का मतलब होता है, जब भी फ्रैक्शन की बात करेगा, कभी भी फ्रैक्शन का, इसका मतलब समझ जाना कि एगो कोई ऊपर होगा और एगो नीचे होगा। दोनों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वही हम लोग को क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। क्लियर है। तो हम लोग किसी चीज़ का हम लोग को यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना, और किसका फ्रैक्शन निकालना है, मोल का। इसका मतलब है कि ऊपर भी हम लोग को क्या होगा, मोल होगा, और नीचे भी हम लोग को क्या होगा, मोल होगा। यही समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग को क्या रहेगा, जैसे मान के चलो कोई सॉल्यूशन है, क्या हम लोग को सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ रहेगा, ए रहेगा और क्या रहेगा, बी रहेगा, मतलब सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा। और ये दोनों को मिलाने के बाद हम लोग को क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। इतना क्लियर है। तो अभी क्या रहेगा, इस वाला सॉल्यूशन में हम लोग को पूछ देगा कि मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, ए का, या फिर मोल फ्रैक्शन निकालने बोलेगा किसका, बी का। इस तरह से बोलेगा। तो जब भी तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन की बात करेगा, जैसे मान के चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोल दिया, क्या बोल दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। कैसे निकालेंगे, तो जिसका निकालने बोलेगा उसका मोल ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में जितना भी तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस में Nb हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान के चलो तुम्हें बोल देगा कि मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, ए का, मतलब सॉल्वेंट का निकालो, तो जिसका निकालने बोलेगा उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और नीचे हम लोग डिवाइड किसका कर देंगे, पूरा टोटल सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मोल कैसे निकलेगा, जितना सॉल्यूट का मोल होगा, जितना सॉल्वेंट का मोल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Na और प्लस में क्या करेंगे, Nb। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, और ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से ये हम लोग को अगर फ्रैक्शन कहने का मतलब है, तो हम लोग पहले से जान चुके हैं कि अगर x/y है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन तो बोल रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें हम लोग बोलते थे इसको क्या चाहिए, रेशियो बोलते थे। क्या बोलते थे, रेशियो। इतना तो हम लोग पहले भी देख चुके थे। तो ये मोल फ्रैक्शन हम लोग कुछ नहीं, एक तरह से हम लोग को क्या होता है, रेशियो होता है, जिसमें से हम लोग को निकालना होता है कोई भी एक कंपोनेंट का। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग बनाए, तो सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट हो सकता है, 2 कंपोनेंट हो सकता है, कुछ भी नहीं। जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो 2 से हम लोग को ज़्यादा या फिर 2 के इक्वल देखने को मिलेगा। और हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि हम लोग ज़्यादा संख्या वाला हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। मतलब यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो यह एक तरह से हम लोग को रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो किसका, तो किसी एक कंपोनेंट का, और मतलब नंबर ऑफ मोल्स का बात करेंगे, क्योंकि हम लोग किसका बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन का। तो ये हम लोग का एक रेशियो होता है किसका, तो एक कंपोनेंट के मोल का, किससे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। कहने का मतलब है कि जिसका तुम्हारा मोल फ्रैक्शन निकालने बोलेगा, तो वो एक तरह से जान रहा है कि रेशियो है, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो किसका हम लोग रहेगा, जिसका हम लोग को पूछेगा, तो वही यहाँ पे लिखा है कि मोल का बात करेंगे तो ये रेशियो रहेगा मोल का, किसका, तो वन कंपोनेंट का। अब वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, टू दी टोटल मोल ऑफ टोटल, मतलब कि मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। कहने का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में जितनी भी कंपोनेंट होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हम लोग को मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये हम लोग का एक रेशियो होता है वन कंपोनेंट के मोल से, और वहाँ पे डिवाइड कितना से करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल से। क्लियर है यहाँ तक। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग दिखाते किससे हैं, ठीक है, डिनोट हम लोग किससे करते हैं।
देखो डिफिनेशन वगैरह बहुत कम चांसेस रहता है पूछने का, तो हम लोग को फॉर्मूला वगैरह जानना है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल हम लोग को बनना स्टार्ट होगा। तो जैसे कि इसमें हम लोग को क्या करता है, इसको जो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय किससे किया जाता है, तो एक्स से किया जाता है। किससे किया जाता है, एक्स से। अब ये पूरा पूरी एक्स नहीं रहता बल्कि हम लोग को ऐसा करके इसको रहता है, और इसको हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, कभी कभी इसको चाय भी बोल देता है और कभी कभी इसको काई भी बोलता है। ठीक है, पढ़ने पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ये सब वर्ड का हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग को जिस तरह से दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे। तो चूंकि हम लोग को किस तरह से दिखाई देता है, एक्स के जैसा, इसी चलते शॉर्ट में हम लोग काई और चाय हम लोग बोलेंगे नहीं, डायरेक्टली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शंस को डिनोट किससे किया जाता है, एक्स से किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर मान के चलो तुम्हें बोल देता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसको बोल देता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले समझ गया कि मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, और मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो यहाँ समझ जाएंगे, जैसे हम लोग मोल को लिखते थे, ये मोल को दिखाता है, यहाँ पे अगर बी लिख देते तो क्या कहलाता है, मोल ऑफ बी कहलाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स भी कहीं लिखा रहेगा, समझ जाना हम लोग को वो क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का बात कर रहा है। तो इतना का इक्वल हम लोग को क्या हो जाएगा, तो ऊपर हम लोग को हो जाएगा मोल ऑफ किसका, सॉल्यूट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सॉल्यूट का। और नीचे हम लोग को क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखो, या फिर डायरेक्टली बोल दो टोटल मोल्स भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। और नहीं तो लिखना है तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिख दो। क्लियर है ना। जिसका बोलेगा उसको ऊपर, और टोटल जो सॉल्यूशन का मोल रहेगा उसको हम लोग नीचे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और यही जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते थे, मोल फ्रैक्शन। अभी सॉल्यूट का बोला है तो सॉल्यूट का ऊपर रखेंगे। अब इसी को हम लोग क्या चीज़ दिखाएंगे, ऊपर हम लोग को क्या दिख रहा है, मोल दिख रहा है, तो मोल को हम लोग शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, एन बी दिखाएंगे, क्योंकि सॉल्यूट के लिए बी और मोल के लिए क्या दिखाते हैं, एन दिखाते थे। और नीचे चूंकि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो इसका मतलब यहाँ पे किसका किसका मोल हो जाएगा, एन ए, और किसका हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक। अगर मान के चलो इस तरह से तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, अगर तुम्हें दिया हुआ है किसके रूप में, वेट वगैरह के रूप में, तो हम लोग इसको और अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, तो एन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि वेट ऑफ बी, और यहाँ पे उसका मोलर मास हो जाता है किसका, बी का। तो इतना ही बराबर हम लोग को क्या हो जाता है, मोल का इक्वल हो जाता है। और फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते चल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, मोलर वेट ऑफ बी हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, मोलर वेट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर है। ये भी मोल ऑफ किसका, बी, मोल ऑफ ए। तो टोटल हो जाएगा हम लोग को सॉल्यूशन का, और ऊपर हम लोग को सॉल्यूट का पूछा किसका हो जाएगा, सॉल्यूट का। क्लियर है। तो ये सब हम लोग को क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का हो जाएगा। क्या यहाँ तक फॉर्मूला को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कैसे हुआ कि नहीं हुआ ऐसा। ठीक है। अब इसी तरह से तुम लोग को खुद से क्या लिखना है, सो देखो इतना लिखने के बाद अभी तुम लोग क्या करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जगह में क्या लिखोगे, सॉल्वेंट लिखोगे। और सॉल्वेंट लिखने के बाद यहाँ पे एक्स बी के जगह में क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे सॉल्यूट के जगह में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। एन बी के जगह में क्या हो जाएगा, एन ए, और नीचे तो टोटल है तो भैया वही चीज रह जाएगा। बाकी यहाँ पर बी, मतलब बी के जगह में क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पर ए, और नीचे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो उतना कर लो, उसके बाद फिर से आगे बताते हैं। देखो उतना लिखने के बाद अब देखो एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा। हम लोग जान गए कि एक्स ए क्या कहलाता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और फिर अगर मान के चलो यहाँ पे एक्स भी लिखे तो क्या कहलाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हम लोग को वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। अब ये चीज़ तुम्हें रिमेंबर करना है। ठीक है। अब आखिर ये होता कैसे है, इसको सबसे पहले तुम लोग को बता देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो, हम लोग चलते हैं फ्रॉम एल एच एस से। कहाँ चलते हैं, फ्रॉम एल एच एस से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। हम लोग के पास क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी है, और एक्स ए के बराबर हम लोग क्या लिख रहे थे, यहाँ पे एन ए, और नीचे हम लोग क्या लिख रहे थे, एन ए प्लस में एन बी। क्या यही लिख रहे थे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एक्स बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एन बी, और नीचे क्या हो जाएगा, एन ए, और प्लस में एन बी। क्या यही होगा। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए हम लोग को, 1 आना चाहिए। अब देख रहे हैं नीचे जो है क्या इसी के नीचे वही है, और अगर सेम हो जाता है तो एलसीएम भी हम लोग को सेम होगा। इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा, एन ए, और प्लस में क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। और जब एन ए प्लस एन बी है यहाँ पर भी है तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, 1 से
1s ना होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा Nb हो जाएगा। क्या यही होगा? अब जो ऊपर दिखाई दे रहा है क्या नीचे भी दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद कितना हो जाएगा, 1। क्या ये 1 जो आया है क्या यही हम लोग को RHS के बराबर है? इसका मतलब हम लोग जो बोल रहे थे अभी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना केपीएल होगा, 1 का। क्या वो प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? तो हम लोग को डायरेक्टली ये प्रूफ करके बार बार नहीं दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को रिमेंबर करना पड़ेगा। होगा क्या, क्वेश्चंस में डायरेक्टली तुम्हें दिया रहेगा XA, क्या रहेगा, XA का वैल्यू मान के चलो 0.1 दिया है। कितना दिया हुआ है, 0.1। सिर्फ इसी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और तुम्हें क्वेश्चंस में बार बार दे देगा, वहां पे पूछ देगा कहीं तुम्हारा क्या चीज, XB दे देगा। क्या चीज दे देगा, पूछेगा XB। अब तुम अगर ये चीज फॉर्मेट को नहीं जानोगे तभी इसके लिए तुम देखो XB निकालने जाता तो ये चीज करना पड़ता, तुमको करना पड़ता। उसके लिए तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा सभी का, फिर उसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के तब उसके बाद निकालता। अभी देखो कितना आसान हो जाएगा। अगर ये चीज तुम्हें गिवन रहेगा डाटा तो अलग से इतना मेहनत करने की कोई जरूरत पड़ेगा, कुछ नहीं। डायरेक्टली इस फॉर्मूला में उठा, XA है तो XA की जगह में यहाँ पे पुट करेगा, XB का वैल्यू नहीं निकालेगा, आराम से क्या हो जाएगा यहाँ से XB का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस XA। क्या यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब XB का फॉर्मूला से अगर निकालने जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस 0.1, इसका मतलब 0.9। क्या आ गया XB का वैल्यू? तो कितना आराम हो गया। अभी देखो इसमें मोल निकालने जाता, फिर इसमें डिवाइड भी करने जाता तो मुश्किल हो जाता। इसी चलते जब हम लोग शॉर्टकट में जानते थे यहाँ से हम लोग को क्या होता है, बहुत सारा हेल्प हो जाता है। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला को तुम्हें हमेशा रिमेंबर करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूला से तुम्हारा क्या क्या ड्राइव हो रहा है, तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB हो जाएगा। अरे यही ना हो रहा है। फिर अगर यहाँ पे XB निकालना चाहो तो 1 माइनस XA हो जाएगा। क्या यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा तुम्हें कुछ पता चल रहा है क्या यहाँ से? अगर मान के चलो कभी भी तुम्हारा गलती से लिखा हुआ रहे कि XA बराबर यहाँ पे 1.3, क्या ये पॉसिबल है? ध्यान से समझो, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। सवाल ये है कि अगर क्वेश्चंस में कभी भी तुम्हारा XA का वैल्यू 1.3 दिया रहे तो क्या ये जो हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है क्या वो हम लोग को 100% सही दिया है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1.3 हो जाएगा XA का वैल्यू? या फिर मान के चलो तुम्हें यहाँ पे कभी भी वैल्यू दिया रहे, XB का वैल्यू मान के चलो यहाँ पे 3 दिया रहे, क्या कभी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि XA और XB को जोड़ने पर हम लोग को कितना होता है, 1 होता है। जब हम लोग XA का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो 1 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे XB का वैल्यू कुछ तो रहेगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, तो हमेशा 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा कम। अगर XB का बात करेंगे तो क्या 1 से ज़्यादा रहेगा क्या? नहीं, 1 में तो हम लोग घटा रहे हैं, और घटाने के बाद मतलब इतना तो पता चल गया हम लोग को कि जो हम लोग को XA रहेगा वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा। क्या इक्वल भी हो सकता है क्या? अगर इक्वल हो जाएगा हम लोग को XA, मान के चलो अभी बात कर रहे थे यहाँ पे XA और प्लस में XB इज इक्वल्स टू 1। अगर मान के चलो XA तुम 1 बोल दे रहा है, इसका मतलब 1 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। ये कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल? तब होगा कि उस सॉल्यूशन में तुम्हारा सॉल्यूटे ना हो। अरे वही ना, अगर सॉल्यूट थोड़ा सा भी है तो उसका मास तो जरूर होगा, उसका मोलर मास भी होगा। अगर मास कुछ भी है तो इसका मतलब उसका मोल भी होगा, और मोल रहेगा भैया तो उसका मोल फ्रैक्शन भी निकलेगा। इसका मतलब अगर तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर होगा। ये कब 0 हो सकता है? जब वहाँ पे हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट ही ना रहे। समझ में आ गया? तो इसी चलते इसका 1 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ये भी 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या 1 के इक्वल हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन के केस में बोलेंगे तो सॉल्यूशन में कभी 1 हो सकता नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन बोल दिया मतलब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो कुछ तो उसका वैल्यू है, और कुछ वैल्यू है तक कभी भी तुम्हारा XA 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, XA का वैल्यू 1 कब हो सकता है? जब वो प्योर फॉर्म में हो। अरे तभी ना हो सकता है। तो इसी चलते हमेशा तुम याद रखना, सॉल्यूशन के केस में जब भी तुम्हारा बात होगा तो उसमें याद रखना कि XA हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। उसी तरह से XB का बात करेंगे तो ये भी क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। क्या इंफॉर्मेशन समझ में आया? क्या क्या लिखना है? सो सबसे पहले ये फॉर्मूला को लिखना है। ये फॉर्मूला से क्या क्या ड्राइव हुआ, ये दोनों फॉर्मूला ड्राइव हुआ। उसके बाद यहाँ पे कहानी बताएं कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? तो ये कभी भी हम लोग को पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ में आया क्यों नहीं पॉसिबल है? सो तो ये था कहानी। उसके बाद ये वाला फॉर्मेट लिख लेना, बाकी ये लिखो या ना लिखो यही चीज़ बस वहाँ पे लिख दिए, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। अभी हम क्या बोले, हम वही ना बोले।
अगर तुम्हारा सॉल्यूशन कभी भी बोल दिया, क्या चीज बोल दिया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब बनता है, अच्छा बताओ, क्या किसी एक कंपोनेंट से मिलकर के बनता है क्या? सॉल्यूशन का डिफिनेशन पढ़ा था कि टू और टू मोर देन टू सब्सटेंस को मिलाता है तो उस कंडीशन पे तुम्हारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो कभी भी क्या एक कंपोनेंट मिलाने से तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा, नहीं। तो कभी भी तुम्हारा सॉल्यूशन बोला तो मतलब तुम्हें अपने से समझ आना कि वहाँ पे कम से कम दो कंपोनेंट जरूर होगा। और अगर दो कंपोनेंट वहाँ पे मौजूद है, मतलब ए मौजूद है और बी मौजूद है, इसका मतलब इसका कुछ तो वहाँ पे अमाउंट होगा, और कुछ अमाउंट है भैया तो उसका कुछ ना कुछ तो मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। काहे ना उसका 0.01 हो जाए, लेकिन होगा कि नहीं होगा, होगा। और अगर 0.01 हुआ तो क्या ये कभी भी 1 के पॉसिबल हो सकता है क्या, 1 से तो कम ही ना होगा। तो इसी चलते बोले कि सॉल्यूशन के कंडीशन पे कभी भी ये दोनों आपस में 1 के इक्वल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ हम बता रहे थे। हाँ, प्योर फॉर्म में रहे तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट को अगर अच्छा तरीके से सीखना है तो उसके लिए हम लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही हम लोग को फील हो पाता है। देखो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इससे पहले तुम लोग को इतना तो आना चाहिए, ये तीनों कंसेप्ट W/W, W/V और V/V परसेंटेज, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम लोग पहले ही बात आ चुके थे कि जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट को पढ़ते जा रहे हैं आगे हम लोग का अप्लाई होते जाएगा। जैसे अभी मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, आगे जैसे हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जैसे मोलैरिटी, फिर ये खुद के वहाँ चल जाएगा। मतलब जितने भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे, ऊपर से पढ़ते जाएंगे, तो ये सब क्या होगा, रिपीट होते जाएगा, ठीक है। इसी चलते सारा कंसेप्ट को माइंड में रखते जाना। अब देखो ये क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है, बोल रहा है यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन में बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा तुम लोग आज के बाद याद रखना, कभी भी तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन बोल दे, क्या बोल दे, एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस का मतलब ही होता है पानी, क्या होता है, पानी। कभी भी आज के बाद तुम्हारा दिखाई दिया एक्वस, क्या दिखाई दिया, एक्वस, इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट, वो तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा वाटर होगा, क्या होगा, वाटर। अगर कभी भी तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन दिखाई दिया तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, तुम्हारा वाटर होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि मास परसेंटेज NaOH का किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, तो कितना है उसका 40%। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि आखिर क्या क्या गिवन डाटा है कि नहीं। उससे हम लोग को क्या होता है, पूरा पता चल पाता है क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज किसको बोलते थे, W/W परसेंटेज। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि W/W परसेंटेज दिया है किसका, NaOH का। किसका दिया हुआ है, NaOH का। कितना दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ हम लोग को, 40%। क्लियर है यहाँ तक? अब तुम लोग को इतना तो पता रहता है कि कभी भी ये सब इन्फॉर्मेशन रहते हैं, यहाँ से हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन खींच लेते थे। क्या क्या खींचते थे, अगर यहाँ पे सबसे पहले देखना है क्या चीज़ दिया हुआ है, W/W दिया हुआ, क्या दिया है, W/W। और हम लोग W/W को कैसे डिफाइन करते थे, तो ऊपर वेट होता था सॉल्यूट का, नीचे वेट होता था सॉल्यूशन का, वही होता था। और यहाँ पे बोले थे कि जो भी यहाँ पे गिवन डाटा रहता है वो किसका रहता है, सॉल्यूट का रहता है। और सॉल्यूशन का कितना मान लेते थे, 100 ग्राम मानते थे। क्लियर था इतना? तो यहाँ पर इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि वेट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 40 ग्राम होगा। फिर यहाँ से बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन का, वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। इतना तो क्लियर है? अब देखो आगे इन्फॉर्मेशन, अरे इसे इतना ही नहीं खींच सकते हम लोग बस। तो और सॉल्यूट क्या है तुम्हारा, NaOH। हम लोग कैसे इसको सॉल्यूट मान लिए, तो हम लोग चूंकि जान रहे हैं कि मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब NaOH है वो कहाँ है तुम्हारा, एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पानी वाला में है। मतलब इसको डिजोल्व किया जा रहा है किसमें, पानी में किया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग पता कर लिए कि NaOH तुम्हारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो वहाँ से हम लोग सॉल्यूट का भी पता कर लिए, मास परसेंटेज दिया था तो वहाँ से उन लोग को मास वगैरह सारा कुछ निकाल लिया। आगे पढ़ते हैं, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मतलब XB बोला है, क्या निकालने बोला है, XB। इसका मतलब हम लोग समझ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है हम लोग को। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन जैसे हम लोग निकालने जाते हैं तो मोल की जरूरत पड़ता है। और मोल किसका किसका जरूरत पड़ेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे मोल फ्रैक्शन लिखने जाएंगे यहाँ पे XB, तो XB के बराबर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा NB और नीचे हो जाएगा तुम्हारा Na और क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो सॉल्यूट का भी तुम्हारा मोल चाहिए और सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें
पता क्या करना है यहाँ पे, मोल पता करना है। अब मोल कैसे पता करेंगे, अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट का यहाँ पे वेट दिया हुआ है, NaOH हम लोग को फॉर्मूला दिया, क्या यहाँ से हम लोग मोलिकुलर वेट नहीं निकाल सकेंगे, NaOH का आराम से निकाल लेंगे। इसका कहने का मतलब यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का। कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 16 और प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, टोटल जोड़ के देखो तुम्हारा 40 होगा, कितना होगा 40 होगा, इतना ही। तो यहाँ से हम लोग मोलिकुलर वेट भी निकाल लिए किसका, सॉल्यूट का। अब देखो ये वेट पता है, मोलिकुलर वेट है, तो ये दोनों को डिवाइड करके मोल पता चल जाएगा, मतलब एन भी पता चल गया। अब किसका मकसद हम लोग को खोजना, Na कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम लोग को वेट चाहिए सॉल्वेंट का और मोलर वेट भी चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। क्या सॉल्वेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, नहीं, लेकिन इतना तो हम लोग को पता चल गया कि वो कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट क्या है तुम्हारे पास, वाटर है। तो वाटर मतलब हम लोग को ये तो पता चल गया कि हम लोग को जो सॉल्वेंट है वो कौन है, हम लोग को H2O है, क्लियर है। और अगर हम लोग को उसका वाटर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है, H2O होता है। इसका कहने के मतलब अगर हम लोग यहाँ पे निकालने जाए मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हम लोग नहीं निकालने जानेंगे, क्योंकि हम लोग जान गए वो क्या है, हम लोग को H2O है, और H2O का निकाल के देख लेना कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18। तो मतलब हम लोग मोलिकुलर वेट भी निकाल लिए। अब हम लोग को चाहिए क्या, मोल निकालने के लिए, अरे इसका वेट भी तो चाहिए, सॉल्वेंट का वेट। अब हम लोग को दिक्कत ये है कि हम लोग को सॉल्वेंट का वेट कहीं चर्चा है ही नहीं, लेकिन हम लोग इतना तो दिमाग लगाने वाला है ही कि यहाँ पे सॉल्यूशन का भी वेट दिया और सॉल्यूट का भी वेट दिया। अरे भैया क्या यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग मतलब सॉल्वेंट का नहीं निकाल नहीं सकेंगे आराम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि A + B = यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट होता है, अरे यही ना होता है। A का हम लोग को निकालना है, B का कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, और इसका कितना है 100 ग्राम। तो क्या यहाँ से A = 60 ग्राम नहीं निकलेगा, क्या निकल जाएगा। इसका मतलब वेट भी हम लोग को पता है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वेट होगा किसका, सॉल्वेंट का, वो कितना हम लोग को दिया हुआ है 60 ग्राम दिया हुआ है। क्या सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चल गया। देखो दिया हुआ सिर्फ क्या चीज़ था, हम लोग को मोल मतलब मास परसेंटेज दिया हुआ था, तो उसी से सारा कुछ हम लोग का स्ट्रक्चर्स बाय हम लोग पूरा क्वेश्चंस को पढ़ते गए, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया था नहीं दिया था, सारा कुछ किए, हम लोग को सारा कुछ यहाँ पे डिटेल पता चल गया। अब हम लोग को सिर्फ मोल का वैल्यू बिठाना है और मोल फ्रैक्शन आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग चलो इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जान गए कि XB बराबर क्या हो रहा है, तो इतना होता है। NB कैसे निकलेगा, तो उसका मास और बटा में क्या करो मोलर मास, तो मास कितना है 40, कितना है इसका 40, और मोलर मास भी कितना हो गया 40, क्या यही डिवाइड करेंगे, अरे मोल हो गया ना उसका। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखो Na में क्या करेगा, ऊपर चाहिए तुम्हारा वेट कितना है 60, कितना है 60, और उसका मोलर वेट कितना है 18 है, तो यहाँ पे 18 डिवाइड करोगे प्लस, फिर यहाँ पे देखो NB चाहिए, अरे NB में तो यही ना होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 40 और बटा में क्या हो जाएगा 40, क्या क्लियर है। अब इसको पूरा डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 1 का इक्वल, ये क्या हो जाएगा 1 का इक्वल। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है सॉल्यूशन करना, तो ऊपर भी 1 हो गया, इसको कैलकुलेट करो, नहीं जानते हो कितना पहाड़ा पढ़ोगे, चलो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, और यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा आराम से, और करोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और यहाँ से 10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और करोगे कितना हो जाएगा 3.99 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो 3.99, और नहीं तो चलो अभी इसको रहने दो, इसको सिंपल भी बोल सकते हो 10/3, अरे बोल सकते हैं ना आराम से, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलो इसको एलसीएम ले लो, सिंपल हो जाएगा हम लोग को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, अरे 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/3 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 1, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वही ना होगा, मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे समझ गए कि 3/13 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा 13 × 3 = 39, 13 × 2 = 26, मतलब 0.2 इतना जाएगा 26, तो 4 हो जाएगा 13 × 3 = 39, मतलब 13 × 3 = 39, इतना आ जाएगा लगभग, अरे इतना ही ना आएगा 0.23। इसका मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो आया, क्या आया हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो कितना आ गया हम लोग को 0.23, इतना के आप आसपास आया, तो ये हो गया क्या चाहिए उसका आंसर। अगर मान के चलो अभी सॉल्यूट का पूछा था, सॉल्वेंट का भी बोल देता तो क्या नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल लेते। कैसे निकालते, XA बराबर क्या निकालते 1 - XB निकालते, और 1 और माइनस XB कितना हो गया 0.23, इसको जैसे करता कितना हो जाएगा 0.677, इतना ही आ जाएगा। देखो 7 × 3 = 10, 7 × 2 = 9, 1 10, उतना ही हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग XA का भी निकाल सकते हैं, XB तो निकाल ही लिए थे, तो क्लियर हो गया ना कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ तो समझ में आ गया ना। चलो इसको लिखो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छा तरीके से बारीकी से समझने के प्रयास करो। क्या दिया हुआ है? इन अ मिक्सचर ऑफ BaCl2 एंड MgCl2 मोल फ्रैक्शन ऑफ BaCl2 इज 0.3, मास परसेंटेज ऑफ BaCl2 इन द गिवन मिक्सचर इज, हम मतलब कि हम लोग को निकालने बोला है क्या चीज? मास परसेंटेज निकालने बोला है किसका? BaCl2 का इन द गिवन मिक्सचर। तो जो भी आंसर यहाँ से निकालेंगे वो किसका निकलेगा हम लोग को? BaCl2 का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखने के बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या क्या हम लोग को गिवन डाटा है, ठीक है। उतना लिखने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फिर से पढ़ो कि इन अ मिक्सचर ऑफ BaCl2 एंड MgCl2, देखो मिक्सचर है किसका किसका? BaCl2 और MgCl2 का, जिसमें तुम्हारा दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ BaCl2 इज 0.3। मोल फ्रैक्शन बोला है, क्या चीज बोला है? मोल फ्रैक्शन किसका बोला है? BaCl2 का। तभी ए बी किसको मानेगा पता नहीं चल पा रहा है, इसी चलते डायरेक्टली नाम लेंगे। यहाँ पे किसका लिखेगा? BaCl2 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ BaCl2 कितना दिया हुआ हम लोग को? 0.3 दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ। तो क्या हम लोग एक काम नहीं कर सकते हैं कि जब BaCl2, वैसे भी जान रहा है कि यही दो तब मिल करके हम लोग को मिक्सचर बना हुआ, अरे यही दो मिला है, अब ये दोनों का मिक्सचर बना है तो इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन इसका मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 1 का इक्वल होगा। तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन इतना दिया हुआ है, क्या हम लोग खुद से नहीं बता सकते कि यहाँ पे जो MgCl2 होगा इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो 1 में माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। इतना तो खुद से कर सकते हैं। अब हम लोग को दिया क्या है? मास परसेंटेज ऑफ BaCl2 इन दी गिवन मिक्सचर। हम लोग को पूछ क्या दिया है? BaCl2 का मास परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है? मास परसेंटेज। मतलब यहाँ पे W/W परसेंटेज हम लोग को पूछा है किसका? BaCl2 का। किसका पूछा है? BaCl2 का। अब तुम खुद से समझो कि BaCl2 का अगर मास परसेंटेज बोला है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का तुम्हारा मास चाहिए, साथ ही साथ तुम्हें किसका मास चाहिए? BaCl2 का। क्या BaCl2 का मास कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या तुम्हें सॉल्यूशन का मास दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो दोनों दिखाई देगा तभी तो हम लोग डिवाइड करेंगे और निकालेंगे हम लोग परसेंटेज। तो इसका कहने का मतलब हम लोग 2 को डाटा यहाँ से हम लोग मिसिंग है, और 2 डाटा कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? इसके लिए हम लोग को कंसेप्ट चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए? कंसेप्ट। क्योंकि इस कंसेप्ट के बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या आखिर यहाँ पे कंसेप्ट है? इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के नीचे ही लिख देना, और ये कंसेप्ट जहाँ से लिखाएंगे उसको घेरा मार देना, ठीक है। ताकि जब जब ये क्वेश्चंस को बारे में पढ़ोगे और ये इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो कैसे पता करेंगे, तो वो कौन बताएगा? कंसेप्ट बताएगा, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट हम लोग को क्या बताता है। कंसेप्ट बताता है कि अगर मान के चलो मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब रेशियो निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या फिर ऊपर लिखो चाहे नीचे रखो, तो अगर इस तरह से करेंगे तो इन लोग को क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स के ही क्या हो जाता है? रेशियो के इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? उन लोग के मोल के रेशियो के इक्वल हो जाता है। क्या बताता है कंसेप्ट? कि अगर मान के चलो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो अगर निकालोगे तो किसके इक्वल होता है? उसके मोल के रेशियो के इक्वल होता है। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहाँ से कैसे आखिर ये लोग कंसेप्ट आया, तो आया कैसे? कन्फ्यूजन हो रहा होगा मन में। चलो हम लोग निकाल करके देखते हैं। हम लोग मैथ का स्टूडेंट है तो आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। एक्स से बराबर क्या जानते हैं? एक्स से बराबर जानते हैं कि NA, और नीचे में क्या होता है? NA प्लस में क्या होता है? NB होता है। क्या यही होता है? डिवाइड करेंगे, नीचे क्या है? XB। XB बराबर क्या लिखोगे? NB, और नीचे क्या लिखोगे? NA, और प्लस में क्या लिखोगे? NB। तुम जानते हो कि ऊपर वाला से ऊपर वाला कटता है, नीचे वाला से कटता है। नहीं जानते हो, मैथ का स्टूडेंट नहीं हो तो समझ जाओगे। A/B और नीचे कर देते हो C/D, ऐसे करोगे, ठीक है। अरे इस तरह से रहता है ना, तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? A/B और इंटू में D/C, जो नीचे वाला रहता है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला रहता है सो नीचे चला जाता है। क्या ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते? मैथ में जानते हैं। इसका मतलब ये वाला भी तो उसी तरह होगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे चल जाएगा, और ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा। तो इसी चलते हम लोग डायरेक्टली क्या यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो NA प्लस NB है और ये NA प्लस NB, क्या ये दोनों खत्म हो जाएगा? होगा कि नहीं? और अगर ये दोनों खत्म हो गया तो क्या हम लोग के पास बचेगा? हम लोग के ऊपर बचेगा NA और नीचे क्या बचेगा? NB। तो क्या हम लोग को वही चीज़ हुआ कि नहीं? इसका मतलब अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो अगर निकालेंगे तो वो किसके रेशियो के इक्वल हो जाता है? उसी का मोल के रेशियो। ऊपर जो रखेगा उसी का मोल ऊपर रहेगा, जो नीचे रहेगा उसी का मोल नीचे रहेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अभी भी हम लोग को काम नहीं बना है।
सिर्फ अभी तक हम लोग इन्फॉर्मेशन इतना निकाले कि जब हम लोग मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालेंगे तो किसके रेशियो के इक्वल होगा, उसका मोल के रेशियो के इक्वल। कि यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है? तुम लोग इसको प्रूव करने के लिए खुद जान जाएगा अगला बार से, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इतना करने के बाद तुम लोग को पहले भी जब हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये सब पढ़ा रहे थे, उस कंडीशन पे तुम लोग को एक बात बोले थे। बात क्या बोले थे अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। कभी भी मान के चलो हम लोग क्या मानते थे, जैसे एक बताए थे तुम लोग को कि x बटा वाई है और बराबर 2/3 है। कभी भी क्या हम लोग बता सकते हैं कि x बराबर 2 होगा और y बराबर 3 होगा? क्या इस तरह से ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम लोग पहले से यही गलती करते आते थे। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल देते थे कि x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि यह सरासर हम लोग को क्या है, गलत है। क्योंकि ये है क्या हम लोग को, रेशियो है। क्या है? रेशियो। इसके जगह हम लोग को 4/6 भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसी चलते यहाँ पे रेशियो को हम लोग डायरेक्टली फिक्स वैल्यू लेकर के नहीं चल सकते हैं। फिर तुम लोग को एक चीज़ और वहाँ पे नोट डाल कर लिखे थे कि हम लोग रेशियो को फिक्स वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कब ले सकते हैं, जब हम लोग को रेशियो दिया जाए और रेशियो पूछा जाए, तब हम लोग क्या करते थे, रेशियो का वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चल जाते थे। तब हम लोग क्या लेते थे, x बराबर 2 और y बराबर 3 लेकर के चलते थे। क्या अभी हम लोग इसमें XA बराबर NA और XB बराबर NB ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? सवाल हम लोग को ये पैदा होता है। अब अभी हम लोग समझो, सबसे पहली बात निकालने क्या बोला है, मास परसेंटेज। क्या निकालने बोला है, मास परसेंटेज। और हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग W/W परसेंटेज निकालने जाते हैं तो यहाँ पे लोग वेट हो जाता है, किसका निकालने बोला था, सॉल्यूट का। अरे सॉल्यूट चाहे सॉल्व कुछ भी मान लो ना, तो ऊपर भी वेट होता है और नीचे भी हम लोग को क्या होता था, वेट होता था। तो ये एक तरह से हम लोग का रेशियो नहीं है तो क्या है, रेशियो ही है। अरे परसेंटेज निकालता था, इसी चलते 100 से निकालता था इंटू करके, लेकिन ये एक तरह से हम लोग को क्या होता था, रेशियो होता था। इसी चलते यहाँ पर हम लोग वैल्यू, अगर जब हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पे रेशियो को वैल्यू का क्या लेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चल सकते हैं। क्लियर है आता है? तो इसी चलते हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या मोल फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, दोनों का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BaCl2 और यहाँ पे लिख सकते हैं MgCl2। तो यहाँ पे मोल निकल जाएगा BaCl2 का, किसका निकल जाएगा, MgCl2 का। उसको एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग का रेशियो फिर से निकालना है। क्लियर है? तो इसका मतलब कि इन लोग का मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये कंसेप्ट कहीं पर तुम लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद तुम रेशियो वाला कहानी जानता है कि नहीं जानता है, वो कहानी तो हमेशा याद रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे सॉल्यूशन करने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जब BaCl2 अगर करोगे और फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका, MgCl2 का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को NBaCl2 हो जाएगा और नीचे हम लोग को किसका हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2। क्या यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी देख कहाँ है, अभी क्या इसी के बराबर हम लोग देख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग को गिवन है, गिवन है कि नहीं है। मतलब कि BaCl2 का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 0.3। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.3, नीचे हम लोग को क्या है, MgCl2, और MgCl2 का मोल फ्रैक्शन हम लोग को कितना है, 0.7। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0.7। किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे BaCl2 था तो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, BaCl2 का हो जाएगा, और नीचे हम लोग किसका हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2। क्या इस तरह से हो जाएगा? अभी ये तो रेशियो था और ये भी क्या है, रेशियो। अब क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देखें रेशियो का वैल्यू दिया गया है और रेशियो हम लोग को दोबारा पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चल सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जान गए कि मोल ऑफ किसका, BaCl2 कितना लेकर के चलेंगे, 0.3 लेकर के चलेंगे। मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ये चीज़ तो तुम लोग खुद से बना सकते हैं। अरे ये तो कंसेप्ट था, यही चीज़ अगर तुम कंसेप्ट में लिख देगा तो चल ही जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखो तो अभी हम लोग के पास क्या क्या गिवन हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को पता चल गया, BaCl2 कितना पता चल गया, 0.3 मोल पता चल गया, इतना पता चल गया। फिर हम लोग देखे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 और ये कितना पता चल गया, 0.7 मोल पता चल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग को चाहिए क्या, मोल चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मास परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पे वेट की जरूरत पड़ता है, किसका किसका निकालने पड़ा है। अगर BaCl2 तो BaCl2 का मास चाहिए, पूरा सॉल्यूशन का चाहिए, मतलब BaCl2 और MgCl2 का जो मास होगा टोटल जोड़ेंगे और उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब कहानी ये आता है कि हम लोग को कहीं भी इतना समय, कहीं तुम्हारा दिख रहा है मास, क्या नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अभी तुम्हारे पास ये नाम जो है, ये नाम से क्या उसका मोलर मास नहीं निकालने सकोगे, ईजी ही निकालना। ताकि हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, मोलर मास जो होगा किसका, मान किसी का निकाल लो, BaCl2,
अरे ये सब देख रहा है कि तुम्हारा गिवन तो पहले से चमक रहा है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, MgCl2 का कितना बोला है 208, मतलब कि 95, और BaCl2 का कितना बोला है 208 बोला है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था? इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग कॉपी कर सकते हैं कि BaCl2 का जो मास, मोलर मास है वो कितना हम लोग को दिया है, BaCl2 का 208। तो यहाँ पे 208 हम लोग को दिया हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे मोलर वेट जो है किसका, MgCl2 का, वो कितना दिया हुआ हम लोग को 25 दिया हुआ। क्लियर है? अब देखो आखिर ये सब वैल्यू क्यों दिया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोल के फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में क्या होता है, मोलर वेट। मोल पता है, मोलर वेट पता है, क्या मास से नहीं निकल जाएगा, इजिली से निकल जाएगा। तो हम लोग यहीं से हम लोग क्या निकाल नहीं सकते हैं, हम लोग जान जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, मोलर वेट हो जाएगा। यही होता है फॉर्मूला मोल का। अब यहाँ से देखो मोल क्या नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, 0.3। और यहाँ से वेट है, क्या चीज़ है, वेट। वेट तो हम लोग को निकालना है। मोलर वेट हम लोग को नहीं दिया है, BaCl2 का कितना दिया हुआ था 208। तो यहाँ पे हम लोग कितना से डिवाइड कर देंगे 208। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे वेट किसका निकल जाएगा, BaCl2 का निकल जाएगा। अरे निकलेगा कि नहीं, कितना निकल जाएगा, 208 से गुना कर दो तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई कितना 208, इतना क्या हो जाएगा ग्राम आंसर। क्या वेट निकल गया BaCl2 का? क्या उसी तरह से तुम MgCl2 का नहीं निकाल सकोगे, आराम से निकाल सकोगे। तो क्या हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ MgCl2। अब तो उतना बुद्धिमान हो गया। अरे मोल इंटू मोलर मास, मोल कितना दिया हुआ है उसका 0.7, तो यहाँ पे 0.7 इंटू MgCl2 का मोलर मास कितना दिया हुआ है 95। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर दोगे 95, क्या इतना ही ग्राम आ जाएगा, आएगा कि नहीं। जब हम लोग को वेट पता चल गया किसका किसका मतलब कि अरे किसी को भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान लो, ठीक है। तो अभी पता चल गया कि जो मिक्सचर है तुम्हारा सब्सटेंस है वो BaCl2 और क्या चाहिए MgCl2। तो ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या सॉल्यूशन का तुम्हारा वेट नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, और नहीं तो उतना हटा दो। क्यों लिखने जाएंगे हम लोग उतना पे हम लोग को ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन में पूछा क्या था, W/W परसेंटेज पूछा था, किसका पूछा था, तो ऑफ BaCl2 का पूछा था। किसका पूछा था, BaCl2 का। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे वेट हो जाएगा किसका BaCl2 का, और नीचे हम लोग को वेट लिखेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि नीचे सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्यूशन हम लोग दोनों को ऐड करेगा मास, तो वही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे BaCl2, और प्लस में यहाँ पे क्या लिख देंगे वेट ऑफ MgCl2, और इंटू कितना करेगा 100 करेगा। क्या यही हो जाएगा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। ये चीज़ क्या हम लोग को गिवन है, अरे निकाल लिए कि नहीं, क्या ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए। यहाँ पे गुना करके दोनों को ऐड करोगे, यहाँ से डिवाइड कर दोगे, क्या नहीं निकल जाएगा। और यही जो निकलेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या निकल जाएगा आंसर। तो ये चीज़ हम लोग को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। क्या प्रोसेस समझ में आया, फिर से समझाते क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा सा लगा होगा यूनिक, कैसे कैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया था, कैसे हम लोग छीन करके निकाले। सबसे पहले तो हम लोग एक कंसेप्ट सीखे। कंसेप्ट क्या सीखे थे, ये वाला, ये अभी बताएं क्या होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट होता है कि जब हम लोग दो मोल फ्रैक्शन का रेशियो करते हैं तो उसी के, अगर ये रेशियो कर रहे हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, तो देखते हैं कि उसी का मोल का रेशियो के इक्वल हो जाता था। अभी कैलकुलेट करके देखे थे, जैसे यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन है BaCl2 का, तो यहाँ पे किसका मतलब रेशियो रहता है, BaCl2 का मोल का रेशियो रहता है। उसी तरह से यहाँ पे MgCl2 है तो यहाँ पर किसका रहेगा MgCl2 का। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चंस में क्या है दिया हुआ, यहाँ पे देखें एक सॉल्यूशन बनाया गया है जो कि किसका किसका मिक्सचर है BaCl2 और किसका है हम लोग को MgCl2 का। इतना तो हम लोग को बोल दिया था। आगे इन्फॉर्मेशन बोला था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ BaCl2 कितना दिया हुआ था हम लोग को 0.3। जब BaCl2 का मोल फ्रैक्शन को तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे x BaCl2, क्योंकि ए बी हम लोग को पता चला नहीं पता चला तो इसी चलते डायरेक्टली हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन किसका BaCl2 कितना दिया हुआ था 0.3। और चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि जब ये दोनों मिक्सचर है BaCl2 और MgCl2 का, अरे तो मिक्सचर है तो वही तो एक सॉल्यूशन बनाया होगा। तो इसका कहने का मतलब ये सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा, कुछ तो एक होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब मिक्सचर आता है दोनों मिक्सचर को ऐड करेगा तो कितना इक्वल होता था 1 का इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे एक का गिवन था तो क्या दूसरे का मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते आराम से। तो इसका मतलब MgCl2 का मोल फ्रैक्शन इससे 1 से माइनस करके निकाले कितना हो गया 0.7। ये दो को गिवन डाटा हम लोग को पता चल गया। अगला जो हम लोग को पूछा था वो क्या पूछा था, मास परसेंटेज ऑफ BaCl2 इन द गिवन मिक्सचर। और हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि MgCl2 और BaCl2 का क्या दिया हुआ मोलर मास दिया हुआ कितना कितना 95 और 208 दिया हुआ। क्लियर है।
तो हम लोग को अगर वो चीज़ दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिख भी दिए कितना है, मोलर मास कितना, BaCl2 का कितना है 208, और मोलर मास किसका MgCl2 का कितना है 95। इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया था। हम लोग को पूछा क्या था, मास परसेंटेज BaCl2 का। मास परसेंटेज का फॉर्मूला तुम जानता है कि ऊपर चाहिए BaCl2 का मास और नीचे चाहिए पूरा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन किसका किसका मिल करके बना, BaCl2 और MgCl2 का, वही ना, दो का मिक्सचर। तो यहाँ पे हम लोग को ये दोनों का मास का सम करो या फिर डायरेक्टली बोलो सॉल्यूशन का बोलो, तो हम लोग डायरेक्टली वो दोनों का ऐड करेगा। अब देखो इसी का ने तुम्हारा वैल्यू निकालना। अब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि हम लोग को जरूरत क्या है, BaCl2 का मास और यहाँ पे किसका MgCl2 का भी मास चाहिए। अब ये आखिर निकलेगा कहाँ से, तो हम लोग को सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो इतने दिया था, कुछ दिया था और नहीं दिया था। तो अभी तुम लोग को एक कंसेप्ट बताएं कि जब हम लोग मोल फ्रैक्शन का रेशियो करते हैं तो उसी का मोल का रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर है, तो वहाँ से हम लोग को पता चल गया। और एक इससे पहले वाला लेक्चर में तुम लोग को बताए थे जब मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बता रहे थे उस कंडीशन पे, तो वहाँ पे हम क्या बताए हुए थे, तो वहाँ पे बताए थे कि जब हम लोग को रेशियो दिया हुआ रहता है और फिर से रेशियो पूछा जाता है तो जो रेशियो वाला जो वैल्यू रहता है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चलते हैं। तो क्या यहाँ पे हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, रेशियो जो यहाँ पे मोल का रेशियो है, क्या इसको फिक्स वैल्यू ले सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो मास परसेंटेज निकाल रहे हैं ये भी तो एक तरह से रेशियो है। और रेशियो दिया था, रेशियो निकालना, तब हम लोग यहाँ पे मोल जो दिया हुआ था ये रेशियो इस मोल का रेशियो का इक्वल है, तो इसको हम लोग फिक्स रेशियो हम लोग लेकर के चल सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे मोल जो होगा BaCl2 कितना ले लेंगे 0.3 और इसका मोल कितना हो जाएगा 0.7। तो यहाँ पे लिख लिए। अभी भी कुछ काम बना नहीं, हम लोग को चाहिए क्या, मास चाहिए। क्या चाहिए, मास। तो हम लोग को मोल तो पता चल गया, उसका मोलर मास तो दिया हुआ था, तो हम लोग के दिमाग में तुरंत चला कि अरे हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मोल का फॉर्मूला। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट और नीचे क्या होता है उसका मोलर वेट। मोल पता है, मोलर वेट भी पता है, तो क्या पे मास नहीं निकलेगा आराम से, क्योंकि हम लोग मोल का फॉर्मूला यही जानते हैं, मोल ऊपर क्या होता है वेट और नीचे क्या होता है मोलर वेट। मोल हम लोग को पता है, मोलर वेट भी पता है, क्या यहाँ से निकालने नहीं सके, वेट निकाल लेंगे। तो वहाँ से हम लोग BaCl2 का भी मास निकाल लिए इतना और MgCl2 का भी निकाल लिए मास इतना। अब जब दोनों का मास पता चल गया तो क्या मास परसेंटेज नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। BaCl2 का मास निकल चुका है, BaCl2 का मास निकल चुका है, MgCl2 का मास निकल चुका है। ये दोनों को ऐड करना, यहाँ से इसको डिवाइड करना, इंटू कर देना कितना से 100 से, तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा W/W परसेंटेज। क्या तुम्हारा पूरा कहानी समझ में आया कैसे क्या करना है सर? तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें DPP में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ पे घबराना नहीं, एक दो बार खाली थोड़ा सा थिंकिंग करना, समझ में आ जाएगा। जितना भी कंसेप्ट बता रहे हैं उसी कंसेप्ट से बीच में तुम्हारा क्या रहेगा, क्वेश्चन दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। देखो अब नेक्स्ट जो हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या, हम लोग को PPM। अभी दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे PPM, दूसरा पढ़ेंगे PPB। PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक है। अब ये पार्ट्स पर मिलियन आखिर होता क्या है, सबसे पहले इसके डिफिनेशन देख लो, ठीक है। ये कभी कभी 1 नंबर में डिफिनेशन पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। क्या बोलता है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज, या फिर इज कॉल्ड क्या चीज, PPM। अब देखो डिफिनेशन से कुछ हम लोग को फील नहीं हो पाता है क्या आखिर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे क्या खाली बोला है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा, सॉल्यूशन का 1 मिलियन टुकड़ा में कितना पार्ट्स तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, PPM बोलते हैं। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? देखो अब समझ में आएगा कहना क्या चाहता है। PPM का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मास तुम्हें अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। PPM का फॉर्मूला होता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है। नीचे होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम लोग के मन में आएगा कह रहे ये चीज़ तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या चीज पढ़े थे, मास परसेंटेज वाला में। सिर्फ यहाँ पे क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, वो क्या कहलाता था, मास परसेंटेज। अभी यहाँ पे 100 नहीं है, अगर इसको इस तरह से लिखेगा 10⁻² हो जाता है, लेकिन उतना नहीं, अभी यहाँ पे लिखेंगे 10⁻6। बस उतना खाली चेंज करेगा, यही हम लोग को क्या कहने लगता है, PPM कहलाता है। अच्छा ये कहना क्या चाहता है, इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहता है, लेकिन अच्छा तरीका समझ नहीं पाता। अब देखो समझो, थ्योरी को समझो। अभी क्या बोला है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जो बोला है कि सॉल्यूट का कितना पार्ट्स तुम्हारा प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ किसका, सॉल्यूशन में, कि 1 मिलियन टुकड़ा जो रहेगा सॉल्यूशन, उसमें तुम्हारा कितना सॉल्यूट का पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास, मतलब कि PPM बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन।
अब वहाँ पे देखो पार्ट्स के जगह में तुम इंक्लूड क्या चीज कर दो, मास कर दो, ठीक है, कि वहाँ पे बोलना कि 1 मिलियन पार्ट्स जो तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा उसमें तुम्हारा कितना मास प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। तो उसके लिए जो फाइंड आउट करता है उसी को क्या बोलता है, पीपीएम बोलता है। कहने का मतलब अभी फिर समझ में नहीं आया होगा, अब समझो। हम लोग बना रहे हैं सॉल्यूशन, क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन, क्लियर है, जान रहे हो ये सॉल्यूशन है तो इसमें हम लोग को सॉल्यूट भी है, क्या है, हम लोग को सॉल्वेंट भी है, क्लियर है। अभी मान के चलो ये सॉल्यूशन तुम्हारा 1 kg है, कितना है, 1 kg, कितना सॉल्यूशन, 1 kg। 1 kg सॉल्यूशन में तुम्हारा सॉल्यूट कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, हो सकता है यहाँ पे 50 ग्राम हो सकता है 500 ग्राम हो, अरे कुछ तो होगा ना, मतलब 1 kg में अभी तुम्हारा कुछ तो यहाँ पे वेट होगा। लेकिन अभी किसका बात कर रहा है, पूरा सॉल्यूशन का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, पूरा सॉल्यूशन का। अब देखो ये पार्ट्स पर मिलियन का जब बात होता है, अभी इसका कहने का मतलब है ये जो सॉल्यूशन जो देख रहा है इतना लंबा चौड़ा में, अरे इतना लंबा चौड़ा में, अब इस सॉल्यूशन को क्या करना है, 1 मिलियन टुकड़ा में बांटना है, क्या करना है, 1 मिलियन टुकड़ा। अभी क्या कह रहा था कि इतना बड़ा सॉल्यूशन में देख रहा है तुम्हारा कितना देखने को मिला, सॉल्यूट 50 ग्राम मान के चलो, 50 ग्राम, ये पूरक ना लेकर के चल रहा है। अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको कितना टुकड़ा में बांटना है, 1 मिलियन। कहने का मतलब के को जीरो हो जाएगा, 6 को जीरो, कितना हो जाएगा, 6 को जीरो। तो यहाँ पे बांटते जाओ, कितना हो गया, 6 को जीरो हो गया। तो इतना टुकड़ा में तुम्हें क्या करना है, बांटना है इस सॉल्यूशन को। मान के चलो इसको सॉल्यूशन में देखने जाएगा, अरे तुमको इस तरह से दिखेगा, अरे एज्यूम करके देखो, मान के चलो एक ड्राम है, ठीक है, एक ड्राम में तुम सॉल्यूशन किया, उसका 1 मिलियन टुकड़ा करना है, कितना देख रहा है, समझ में आ रहा है, 100 टुकड़ा भी नहीं, 1 मिलियन टुकड़ा करना है, समझ में आ रहा है। तो इतना टुकड़ा करेगा तो मान के चलो इतना तुम्हारे दिखाई देगा। अब इतना, अरे इसमें अभी भी तो तुम्हारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन था, इसमें सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। अब इतना सॉल्यूशन में तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कितना तुम्हारा सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, मतलब समझ में आ गया। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को कितना टुकड़ा में बांटना है, 1 मिलियन पार्ट्स में, और वो इस 1 मिलियन पार्ट्स में देखना है कि कितना तुम्हारा सॉल्यूट का मास है। तो उसको जब फाइंड आउट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक। अब देखो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे फॉर्मूला आखिर बना तो बना कैसे। बहुत लोग को तो यही नहीं पता चलता है कि आखिर 6 जो 10 के पावर 6 है इसको मल्टीप्लाई आखिर हम लोग क्या है करते हैं, ये भी अच्छा तरीका समझ में नहीं आता। अब देखो तुम लोग को समझ में आएगा। अभी तक समझ में आ गया कि ऊपर हम लोग क्या लिखे हैं, वेट लिखा है किसका, सॉल्यूट का लिखा है, इतना तो समझ में आ रहा है। नीचे हम लोग क्या लिखे हैं, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूशन लिखे हैं, यही लिखे हैं। अब तुम लोग ध्यान से देखो, हम लोग जो वेट ऑफ जो सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट कितना वहाँ पे प्रेजेंट है, क्या हम लोग पूरा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आपका, नहीं। लेकिन अभी जो फॉर्मूला लिखा है इसका मतलब तो समझ रहा है पूरा सॉल्यूशन की बात कर रहा है। लेकिन क्या हम लोग जो पार्ट्स पर मिलियन जो पढ़ रहे थे, क्या हम लोग पूरा सॉल्यूशन में देखेंगे, नहीं। इस सॉल्यूशन को कितना टुकड़ा करना है, मतलब 1 मिलियन टुकड़ा करना है। इसका मतलब 1 मिलियन टुकड़ा में कब पटेगा, जब उसको 10 के पावर 6 से उसको डिवाइड करेगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है उसको 10 के पावर 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो उतना टुकड़ा में तुम्हारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, तब हम लोग बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। अब ने कहलाया पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन अभी जब इस तरह से दिखा दे रहे थे कि वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये अभी क्या चीज़ दिखा रहा था, पूरा सॉल्यूशन में कितना तुम्हारा वेट प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। ये चीज़ अभी पता कर रहे थे, लेकिन ये हम लोग को पूरा सॉल्यूशन का बताता है। लेकिन अभी देख रहा है क्या कर रहा है, 10 के पावर 6 से डिवाइड कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब अब क्या हो गया कि 1 मिलियन टुकड़ा पार्ट्स में जो रहेगा उसमें तुम्हारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। तो उस समय जब इसका सॉल्यूट का कितना प्रेजेंट है मास, उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। अब देखो तुम लोग खुद से समझो, अगर हम लोग इस तरह से लिखे हैं, ठीक है, इसको अच्छा से लिखेगा तो इसका बट्टा में 1 छुपा हुआ है और यहाँ बड़ा वाला बट्टा लिखा है और यहाँ पे बट्टा के नीचे बट्टा है। तो इसका अगर तोड़ेगा तो इसको क्या इस तरह से नहीं लिख सकता है, ऊपर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन। और वही चीज़ यहाँ पे इंटूम चल जाएगा 10 के पावर 6। यहाँ पे डिवाइड था तो क्या इंटूम नहीं जाएगा, क्या जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे वही कहानी चल रहा है। इसका बट्टा में अभी 1 छुपा है तो छुपा तो है ही अभी भी। लेकिन इसमें देखो बट्टा में था ए बटा बी रहता तो बी बटा ए हो जाता था गुना का होकर। तो वही चीज़ क्या हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये जो 10 के पावर 6 होता है यहाँ पे गुणम है, ये मान के चलो इसके नीचे डिवाइड में है, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग क्या करते थे, कोई भी हम लोग लेता था, जैसे मान कर चलो
अभी छोड़ो, बाद में जब मोलारिटी और नॉर्मेलिटी ये सब बात करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। चाहे हम उसका बात करेंगे मोलालिटी नॉर्मेलिटी, तो वहाँ पर भी 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर भी बहुत कोई कन्फ्यूजन होता है। जब हम लोग लीटर में रहे तो गुना का हल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बच्चा सब कन्फ्यूज हो जाता है। तो चलो वहाँ पर भी समझा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर तो समझ में आ गया कि 10 के पावर 6 से गुना का हल कर रहे हैं। अरे गुना नहीं, मतलब बोलो तो इसको भागा ही कर रहा था। सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, टुकड़ा में कर रहे हैं। कितना टुकड़ा में, 10 के पावर 6 टुकड़ा में। तो उतना टुकड़ा में तुम्हारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो उसी को जब फाइंड आउट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो अब देखो डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ किसका, सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का जो पार्ट्स जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, या फिर डायरेक्टली बोलो क्या चीज़, मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे भी तो बोल सकता है कि द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 मिलियन टुकड़ा जो रहेगा तुम्हारा सॉल्यूशन, उसमें तुम्हारा कितना मास प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। तो उसके लिए जो फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टली तुम बोल सकता है द मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या है, पीपीएम। तो दोनों का डिफिनेशन कुछ भी लिख सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज। तो इसका कहानी समझ में आ गया। अब देखो तुम लोग को क्या करना है। सो अभी एक नया टॉपिक फिर से तुम्हारे सामने दिखाई देगा, वो रहेगा तुम्हारे छठा पॉइंट में पीपीबी। क्या आएगा, पीपीबी। और इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर बिलियन। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, सो देखो जैसा ऊपर अभी पार्ट्स पर मिलियन है, क्या उसी जैसा ये नहीं दिखाई दे रहा पार्ट्स पर बिलियन। तो यहाँ पर हम लोग जब 10 के पावर 6 टुकड़ा में देख रहे थे कि कितना तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 के पावर 9 टुकड़ा में। देखो मिलियन जो रहता है ये कहलाता है 10 के पावर 6, और जब हम लोग बिलियन बात करते हैं तो ये होता है 10 के पावर 9 होता है। समझ में आ गया। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे 10 के पावर 6 की जगह क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9, मिलियन के जगह क्या हो जाएगा, बिलियन, पीपीएम के जगह क्या हो जाएगा, पीपीबी। बाकी फॉर्मूला तो समझ ही रहा है, ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो क्या पीपीबी को समझाना पड़ेगा, नहीं, हम लोग तो समझ गए कि 10 के पावर 9 टुकड़ा में जो तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा उतना हम देखेंगे कि कितना हम लोग का सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको जो फाइंड आउट करते हैं उसी को बोलेंगे पीपीबी, बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन। तो ये था तुम्हारा पीपीएम और क्या था, पीपीबी। और हम लोग देखें मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी देखे थे। चलो इतना हम लोग लिख लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो चलो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कल का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अभी इस वीडियो के लास्ट में तुम लोग को 3 को क्वेश्चन दिखाई देगा, तो उसको तुम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कल का क्लास में जो रहेगा उसमें तुम लोग को मोलैरिटी पढ़ाया जाएगा, मोलैलिटी पढ़ाया जाएगा और नॉर्मेलिटी पढ़ाया जाएगा, और इससे रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है। तो चलो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।